देख रहे हैं। हालांकि एक बड़ी दुखद खबर आई है। राकेश दौलताबाद है बादशाहपुर से, आप लोगों को लगातार आपकी सरकार को समर्थन देते रहे, उनकी हार्ट अटैक से निधन की खबर आई है। पहली प्रतिक्रिया आपकी लेना चाहूंगा। हाँ, निश्चित तौर पर बेहद दुखद खबर है। राकेश दौलताबाद मेरे बहुत अच्छे और पुराने मित्र रहे हैं और मेरा उनके परिवार के साथ बहुत गहरा नाता लगाव रहा है। मैं हर 15-20 दिन में परिवार में गुड़गांव जब भी जाना होता था तो राकेश से मिलना जुलना था। पार्टी विचार अलग बात है, एक व्यक्तिगत तौर पर एक दोस्त का, छोटे भाई का देहांत तो मुझे हृदय में बहुत दुख है। मैं पूरे परिवार के साथ खड़ा हूँ, मेरी संवेदनाएं पूरे परिवार के साथ है। भगवान उनकी आत्मा को अपने चरणों में जगह दे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। बहुत दुखी बात है और राजनीति के लिए आज का बड़ा काला दिन है। एक तरफ मतदान हो रहा है और एक तरफ हरियाणा के एक विधायक का देहांत, पर वो भी इस अल्पायु में हार्ट अटैक से मौत होना बहुत दुखद है। परिवार के दुख में मैं उन परिवार के साथ खड़ा हूँ। ये मेरी परिवार निश्चित रूप से इंडिया न्यूज़ हरियाणा, पूरा प्रदेश उनके परिवार के साथ खड़ा है। ये बड़ी ही बेहद दुखद खबर है। अंशवत जी, आपके पास आना चाहूँगा, कांग्रेस के प्रवक्ता है। वत साहब, किस तरह की तस्वीरें देख रहे हैं अब? जो मतदान जिस तरह से प्रतिशत आया है, 32% के लगभग मतदान हो चुका है। देखिए, सबसे पहले तो मैं भी अपनी जो संवेदना है, श्रद्धांजलि है, वो अर्पित करना चाहूँगा जो हमारे विधायक हैं उनको, और ये कहना चाहूँगा कि पूरी कांग्रेस पार्टी उनके परिवार के साथ, उनके साथ इस दुख की घड़ी में खड़ी है, उनके परिवार के साथ। और जो मतदान प्रतिशत है, जैसे कि आप बता रहे हैं, मैं सभी जितने भी हमारे दर्शक हैं सभी से मैं अपील करना चाहूँगा कि अगर किसी ने वोट नहीं डाला है तो जल्द से जल्द वोट जरूर करें। आप अपने इस मत का प्रयोग करिए, और एक 5 साल में आपको पहली बार एक ऐसा मौका मिलता है जब आप सरकार से सवाल पूछ सकते हैं। सरकार को आप अपना मत का प्रतिशत करके, अगर आप उस सरकार से सहमत नहीं है तो सरकार को हटाने का काम कर सकते हैं। तो आप जब मतदान करने जाएं तो आप तमाम मुद्दों को याद रखिएगा, अपनी जेब को याद रखिएगा, माताएं बहनें अपने सिलेंडर को याद रखिएगा, और उसके बाद मतदान करिएगा। मेरे सभी दर्शकों से अनुरोध है कि मतदान जरूर करिएगा आप लोग। लगातार सभी और हम भी लगातार यही अपील कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये बेहद ज़रूरी है कि इस लोकतंत्र के पर्व में आप अपनी हिस्सेदारी रखें। हमारे साथ अजय चौधरी हैं, जेजेपी के प्रवक्ता हैं। देखिए चौधरी साहब, कांग्रेस और बीजेपी के लिए ये है कि कांग्रेस ने तो ये कहा है कि इस बार वो तस्वीर बदलेंगे, और बीजेपी ये कह रही है कि तस्वीर वही रखेंगे 2019 वाली, 10 की 10 सीटें। लेकिन आप लोगों के लिए कुछ है क्या इस चुनाव में? अजय चौधरी जी, आवाज़ आ रही है आपको? एक बार अनम्यूट कर लीजिए चौधरी साहब। चौधरी साहब, आवाज़ मिल रही है आपको? तो जी, मुझे मिल रही है। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, सुन पा रहे हैं, आपको आपकी आवाज़ मिल रही है। एक तो ये बड़ी दुखद खबर आई है, इस पे आपकी प्रतिक्रिया लूँ। इसके अलावा ये भी जानना चाहेंगे कि कांग्रेस और बीजेपी के लिए जहाँ भी देखा जाए एक सीधी टक्कर सामने आ रही है। कांग्रेस कह रही है कि इस बार परिवर्तन होगा और बीजेपी कह रही है कि रिपीट होगा, 10 की 10 हम जीतेंगे। आप लोगों के लिए इस चुनाव में कुछ है, कुछ बचा हुआ है? सर, मैं आपका नाम जान सकता हूं? सुंदर सोलंकी मेरा नाम है। सोलंकी जी, सबसे पहले तो आपको, जो मेरे प्रवक्ता साथी बैठे हुए इनको, और हरियाणा प्रदेश के जन आवाम को मेरा नमस्कार, प्रणाम। और जैसा कि अभी खबर आई है, राकेश दौलताबाद जी हमारे बीच में नहीं रहे। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उनके आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को ये दुख सहने की क्षमता दे। एक अपूरणीय क्षति हरियाणा प्रदेश को हुई है। जो ये खबर है, ये बड़ी हैरान करने वाली खबर है कि अचानक उनके साथ ऐसा हुआ। दूसरा, जैसा आपने कहा, सर सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं जी, पूरा प्रदेश सुन रहा है आपको। जी जी। वो राहत इंदौरी जी का एक बड़ा प्रसिद्ध शेर है कि झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ सच बोलो, घर के अंदर झूठों की मंडी है, दरवाजे पे इश्तिहार लगा है सच बोलो। तो दोनों तरफ से झूठ बोलने के लगे हुए कहते हैं कि 10 की 10 आएंगी। निश्चित रूप से मैं ये मानता हूं कि जिस तरह
के हालात चुनाव से पहले प्रचार में दिखाई दिए हैं। समूचा हरियाणा आज बदलाव के मुहाने पर खड़ा है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। जहां तक जननायक जनता पार्टी की मैं बात करूं, जननायक जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, हमारे सीनियर नेता सभी ने बड़ी मस्तूदी के साथ और गांव के हर वोटर से संपर्क साध करके गांव के गली और मोहल्ले में जाकर के, शहर के गली और मोहल्ले में जाकर के पार्टी का प्रचार और प्रसार किया है। और प्रजातंत्र में होता क्या है, जो मतदाता है वो फैसला करता है। तो टीवी पर बैठ करके सोलंकी जी, मैं इस तरह की कोई बात नहीं कह सकता कि वो कल 4 तारीख को आप कहें कि अजय जी आप बैठ करके ये कह रहे थे, तो ऐसी कोई मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। हाँ, हमारे सारे प्रत्याशी बड़ी मजबूती से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इनेलो प्रवक्ता है रजवंत डहीनवाल, आप भी यही कहेंगे मजबूती से इलेक्शन लड़ रहे हैं, या ये भी कहेंगे कि एक आध सीट जीतेंगे? देखिए सोलंकी जी, सीट जिताने का काम जनता का है जी। तो उससे पहले मैं हमारे युवा साथी, युवा भाई राकेश दौलताबाद जी के निधन हुआ है, जो आकस्मिक निधन हुआ है, उस पर मैं अपनी शोक संवेदनाएं प्रकट करता हूं। और एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा व्यक्ति खोया है जो हमेशा समाज सेवा में अपनी अग्रणी भूमिका निभाता था। वहाँ की बादशाहपुर की, गुड़गांव के कोई भी व्यक्ति उनके बारे में ये सोचकर बड़ा ही सदमा लगेगा एक तरह से, क्योंकि उनकी सोच ये थी कि गरीब से गरीब और हर व्यक्ति को किसी न किसी तरह से उनके माध्यम से कोई ना कोई सहायता पहुंचे, इसलिए वो लगातार प्रयासरत रहते थे। उनकी एक अपूर्णीय क्षति है, तो इसके लिए मैं परम पिता परमात्मा से यही दुआ करता हूं कि भाई उनके आत्मा को शांति मिले। और रही बात ये कि आज ये लोकतंत्र का पर्व है, महापर्व है, और इसमें जनता अपने मत का प्रयोग करके अपने लिए एक ऐसा व्यक्ति चुनने का काम कर रहे हैं जो उनके हक अधिकारों की लड़ाई लड़ने का काम करे, जो उनके कल्याणकारी योजनाएं लेके आए, जो उनके लिए जहां पर भी जनता की एक सोच होती है कि जब उनको समस्या हो तो उनके पास जो ये चुने हुए प्रतिनिधि हैं कम से कम वो तो खड़े रहे। जब भी उनके अधिकारों का कहीं हनन हो तो वो आवाज दे, तो वो चुने हुए प्रतिनिधि उनके पास खड़े रहे। वैसे नहीं, जिस प्रकार आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत से 2 बार सरकार बनाई है, लेकिन क्या आपने देखा है कि कभी भी जनता को जब उनकी जरूरत पड़ी तो वो पूर्ण बहुमत की सरकार वाले सांसद, वो विधायक है, वो कभी भी जनता के बीच में नहीं गए? लेकिन डहीनवाल जी, जनता के साथ आप खड़े रहे, लेकिन अब दिख नहीं रही है जनता आपके साथ खड़ी हुई। जिस तरह से बात आ रही है, लोग यही कहते हैं कि आप सुंदर भाई, मेरी प्रतिक्रिया भी लेना, पहले तो वो शोक संवेदना वाली थी, प्लीज। जी जी, देखिए सुंदर जी, क्या है कि जनता के बीच में 2018 में आपने देखा होगा कि 2014 का चुनाव देखा होगा, 2014 में किस प्रकार से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने 2 सीटें जीतने का काम किया था, हिसार और सिरसा की। वो जनता के दम पर ही जीतने का काम किया था, जब पूरे देश में ये हो रहा था कि मोदी 2019 की भी बताओ ना। 2000 मैं वही चीज में बताता हूँ कृष्ण जी, मैं वही चीज बता रहा हूँ। लेकिन 2018 में पार्टी का विघटन हुआ, और विघटन होने की वजह से निश्चित तौर पर पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन 2019 के बाद जिस प्रकार चौधरी अभय सिंह चौटाला ने अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम किया है, जन जन के पास जाने का काम किया, गांव गांव कार्यकर्ताओं को मजबूत करने का काम किया है, तो परिवर्तन यात्रा के माध्यम से डहीनवाल साहब, लेकिन हुई नहीं ना इतनी बड़ी पार्टी और धीरे धीरे सिमटती जा रही है। हरियाणा प्रदेश के लिए भी, लोगों के लिए भी और राजनीति के लिए भी अच्छी स्थिति नहीं है। मैं आऊँगा आपके पास, सारिका वर्मा जी की भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सारिका जी, ये हमारे प्रदेश के लिए एक बड़ी दुखद खबर आई है, उस पर प्रतिक्रिया लेंगे आपकी। लेकिन एक सवाल ये भी है कि लगातार ये आप लोग एक ऐसा दौर ले आए हरियाणा में कि जहां कांग्रेस वाले आम आदमी पार्टी को वोट दे रहे हैं, आम आदमी वाले कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, इस तरह की स्थिति भी आई है, जबकि ऐसा आप अपने एक दूसरे के खिलाफ हमेशा वोट डालते रहे। इस तरह की स्थिति है कि दोनों ही कार्यकर्ता झाड़ू पर वोट डाल रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। सारिका जी, ये एक तो हमारे यहाँ जिस तरह से राकेश दौलताबाद जी का निधन हुआ है, उस पर आपकी प्रतिक्रिया पहले। जी, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। बड़ा शॉकिंग है, मैं इनफैक्ट अभी पोलिंग स्टेशन से सीधे यहाँ आई हूँ, और मुझे मैसेज तो आए थे लेकिन मैंने खोले नहीं थे, और आपके यहाँ पहुँचने मुझे पता चला कि राकेश दौलताबाद जी का निधन हो गया है। ये बहुत ही अफसोसजनक भी है। और उनकी माता जी मेरे साथ 1 महीने पहले, हम दोनों एक फंक्शन में दोनों चीफ गेस्ट के रूप में थे, तो मेरा हृदय से उनका दर्द महसूस होता है, क्योंकि उनका जो छोटा भाई था उसका कोविड के दौरान उनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई थी, जिससे पूरा परिवार हिल गया था। अब दूसरे बेटे का भी जाना, मुझे लगता है इससे जरा
डेंजरस किसी और दुखद किसी फैमिली के लिए नहीं हो सकता। तो पर्सनली आई कन्वे माई कंडोलेंसेस टू देम। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को शांति देगा। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि एज अ डॉक्टर, एज अ मेडिकल डॉक्टर, मुझे लगता है कि इट इज समथिंग दैट वी शुड बी वरीड अबाउट। अगर यंग पीपल को, जो यंग मेन है, दे आर एट रिस्क ऑफ हार्ट अटैक्स एंड पोस्ट कोविड, या वेदर वैक्सीन की वजह से या ये कार्डियोमायोपैथी की वजह से जो कोविड हम देख रहे हैं, स्ट्रोक्स और हार्ट अटैक्स ये बहुत ज्यादा कॉमन हो गए इस एज ग्रुप में। तो मुझे लगता है यंग पीपल हैव टू बी वेरी केयरफुल, अपना स्ट्रेस का ध्यान रखें, स्मोक ना करें, एक्सरसाइज रेगुलरली करें, ताकि आपकी फैमिलीज भी आपके बिना रहने पे मजबूर। ये बड़ी बात बताइए दूसरी सारिका जो जी, हम आपने इस बात प्रतिक्रिया से पूछी आपने इस बात से इंडिया जानकारी गठबंधन की, जी तो मैं आपको बता दूं, इंडिया गठबंधन जो है बना है, हम लोग डिफरेंट विचारधाराओं से आए हैं, सिर्फ एक मकसद से, इस देश के और तानाशाही से बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए और संविधान को बचाने के लिए। केवल इकलौता ये मकसद है। और इंडिया गठबंधन का जो मैनिफेस्टो है बहुत कॉन्फिडेंटली काम कर रहा है और 10 की 10 सीटों पे यहाँ पे आप देखेंगे कि हरियाणा में हम जीतने वाले हैं। आज सुबह से हम 3 पोलिंग स्टेशन में मैंग कर रही थी। इसलिए सवाल उठते हैं क्योंकि आपकी विचारधारा, आपकी सोच बिल्कुल अलग है कांग्रेस से, और उसके बाद आपकी मंशा पर सवाल इसलिए तो उठते हैं, गठबंधन पर सवाल इसीलिए तो उठते हैं। नहीं है क्योंकि आप लोग माइंड मेकअप कर चुके हैं। अगर देश को बचाने की जरूरत है तो उस समय आपको देश को एक लोग साथ कहते हैं कि आपसी डिफरेंसेस छोड़ने अपने पड़ेंगे। वरना जब दो बिल्लियां लड़ रही होती है तो बंदर उठा के ले जाता है। वही तरह से जब 3 वे फाइट होती है तो फिर भारतीय जनता पार्टी एक एज ले जाती है। लेकिन जब ये 2 वे फाइट हुई है तो 100% भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। मोदी जी के जो भाषण आ रहे हैं, आपको दिख रहा है कि उनमें खौफ है, उनको दिख रहा है कि सत्ता परिवर्तन होने वाला है, उनकी सत्ता डोल रही है और झोला उठा के जाने का समय आ गया है। ढुल साहब जवाब दीजिए। सारिका जी कह रही हैं कि दरअसल जो गठबंधन है ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, जिसको आपने खतरे में डाल दिया आप लोगों ने, और उस लड़ाई को जीतेंगे इस बार। सुंदर सोलंकी जी, चोर चोर मौसेरे भाई, मतलब शायद सारिका जी को ये नहीं पता कि आम आदमी पार्टी का जन्म कब हुआ था और कैसे हुआ था। जिस कांग्रेस को भ्रष्टाचार की आकंठ तक डूबी हुई पार्टी बताया और जिस पार्टी के लिए इन्होंने अन्ना आंदोलन चलाया, जिस पार्टी को लेकर के रामलीला के ग्राउंड पर ये लोग 2 महीने तक लेटे रहे, आंदोलन करते रहे, और वहां पर जाकर के जिस कांग्रेस को इन्होंने जी भर भर के कोसा, उसके बाद तो आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ, गठबंधन जन्म हुआ। और अब ये हालात देखिए कि किस प्रकार से इनके अंदर राज को पाने की लालसा है, कि जैसे ही इनका गठबंधन का एकमात्र कारण यह है कि चोरी करना, जब चोर पकड़ा जाए तो शोर मचाना, और जब चोर को जेल हो जाए तो उसके लिए उसको स्वतंत्रता सेनानी तक का दर्जा देना। अरविंद केजरीवाल जी को जमानत थोड़े समय के लिए मिली हुई है, डॉक्टर साहब को शायद पता नहीं। अगर ये जमानत ना मिलती तो इनको ये लगता कि हमारे साथ इतनी बड़ी ज्यादती हो गई है। कभी तो ये कानून को कोसते हैं, हाई कोर्ट को मानते नहीं है, और कई बार जब इनको अब जमानत मिली तो हाई कोर्ट का धन्यवाद किया। पहले जब जमानत नहीं मिल रही थी तो उन्होंने इसी कोर्ट को कोसा है। चलो, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया जी भी अभी जेल में से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, और केजरीवाल के लिए बड़ी विकट स्थिति बन गई कि जब जमानत मिली, जमानत मिलते स्वाति मालीवाल का केस उलझ गया। अब वो विभव कुमार जी जेल में पहुंच जाएंगे तो चलो उनकी सेवा कर लेंगे वहां जाकर के। लेकिन जिस रूप में अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, ये इस बात को संकेत करता है कि इनके पास जनता के लिए कहने के लिए कुछ नहीं बचा हुआ। जिस भ्रष्टाचार के रूप में इसका जन्म हुआ था। जवाब वत्स साहब से ले लेते हैं। वत्स साहब, ये जो जिस तरह से ढुल साहब कह रहे हैं कि ये चोर चोर मौसेरे भाई आपके खिलाफ ही पार्टी का जन्म हुआ, ये जस्टिफाई करना, लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल नहीं हो जाता आप लोगों के लिए? जवाब ले लेते हैं, फिर आते हैं ढुल साहब, फिर आते हैं। ठीक है। हाँ, वत्स साहब जवाब दे दीजिए। जी, मैं ऐसा कहना मानता हूं कि देखिए, इन बीते 10 साल में 2014 से पहले अगर हम देखें, भाजपा ने और तमाम जितने भी उस समय की विपक्षी पार्टी थी 2014 से पहले की, सभी ने कांग्रेस पर, यूपीए सरकार पर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। लेकिन आज सच्चाई यह है कि पिछले 10 साल से भाजपा के पास ईडी है, सीबीआई है, तमाम पुलिस, जितनी भी इनकी फ्रंटल एजेंसीज है, सारी की सारी आज भाजपा के पास है।
इन्होंने कितने आज कांग्रेस के या फिर उस समय के जितने भी यूपीए में मंत्री रहे थे, सांसद रहे थे, उनमें से कितनों पे उन्होंने आज केस जो था कन्विक्ट हो चुके हैं केस में, और कितनों को उन्होंने जेल में डालने का काम किया है। तो उसका जो जवाब है वो 1% भी नहीं है। आज सच्चाई ये है कि ये झूठे मुकदमे उस समय पे लगाते थे। इन्होंने उस समय बात किया था कि प्रफुल्ल पटेल जी जो कि उस समय के यूपीए के मंत्री थे, उन्होंने एक बड़ा भ्रष्टाचार का एयरलाइंस का घोटाला किया था। लेकिन आज पता चला कि जैसी वो प्रफुल्ल पटेल जी आज एनडीए में साहब, ये बात आप पब्लिक को समझाने में कामयाब नहीं है। ये ईडी सीबीआई का जमीन पर इतना बड़ा असर लोगों को नहीं दिख रहा है। इस चीज़ में आप ठीक है, ये बयानबाजी यहाँ पैनल पे डिस्कशन के लिए हो जाती है, लेकिन आम आदमी को, आपके वोटर को ये समझाना बड़ा मुश्किल सा हो रहा है इस बात को। सवाल ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। जी जी जी, मैं आपको बताता हूँ। क्या जनता समझ नहीं पा रही है कि आप कल एक व्यक्ति को आप भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। आप कहीं की भी आप बात कर लीजिए, महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, बिहार में जाकर आप बात कर लीजिए, आप किसी भी राज्य में चले जाइए, आप एक समय आप नीतीश कुमार जी को भ्रष्टाचारी बताते हैं, आप उनको गलत बताते हैं, उसी के बाद उन्हीं को आप अपनी पार्टी में ले लेते हैं। आप महाराष्ट्र में प्रफुल्ल पटेल जी को आप जितने भी बीजेपी तो कहती है ना जो गलत है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई ना करें। चौधरी साहब, अजय चौधरी जी जेजेपी के प्रवक्ता है, आपका तो 4.5 साल का अनुभव रहा है लगभग, तो इस तरह की बात है क्या? इनसे आप इत्तेफाक रखते हैं कि बीजेपी डराती है? सर, हमने 4.5 साल सत्ता में सहयोग है और बड़े अच्छे संबंध हमारे भाजपा पार्टी। तो बताइए, आपके सामने कह रहे हैं, कोई ऐसी बात ही नहीं। हाँ, 4.5 साल हमने हरियाणा प्रदेश के किसान की थोड़ा फसलें एमएसपी पे खरीदी। हरियाणा प्रदेश की महिलाएं 50% आरक्षण हमने चुनाव, जो अपना स्थानीय चुनाव, पंचायती चुनाव, उसमें दिया। उसके अलावा 33% डिपो में महिलाओं को आरक्षण देने का काम हमने किया। जो फसल के लिए किसान आड़ती के, जब आप गठबंधन के सहयोगी थे, अग्निवीर के मुद्दे पर आप भाजपा के साथ खड़े दिखाई दिए, आप किसानों के मुद्दे पर भाजपा के साथ दिखाई दे। किस प्रकार से भाजपा की सरकार ने किसानों के सामने कीले गड़ाने का काम किया, किस प्रकार से उन पर लाठी डंडे चले, उस पर आप भाजपा के साथ दिखाई दिए। राम रहीम को बार बार पैरोल मिलती गई। इस देश की महिलाएं, हरियाणा की महिलाएं अपने आप को अपमानित महसूस करती रहीं, असुरक्षित महसूस करती रहीं, और आप भाजपा के साथ दिखाई दिए। आंगनबाड़ी की आशा वर्कर्स की हमारी बहनें अपने हक के लिए लड़ती रहीं और आप भाजपा के साथ दिखाई दिए। हरियाणा के सरकारी कर्मचारी अपने हक के लिए लड़ते रहे और आप भाजपा के साथ दिखाई दिए। भाजपा ने सरपंचों पर लाठी चलवाने का काम किया, इस देश के टीचरों पे उन्होंने डंडे चलवाने का काम किया, किसी पे मधुमक्खी उन्होंने उन पे डाली गई। उसके समय भी आप भाजपा के साथ दिखाई दिए। अगर आपने उनके साथ अपना गठबंधन तोड़ा है तो आपने सीट शेयरिंग के मामले पे तोड़ा है। आपको किसानों के हक पे कहने की कोई जरूरत नहीं है। जवाब दीजिए चौधरी साहब। चौधरी साहब, आप तो जो विकास की बात कर रहे हो, काम डोल साहब मैं आ रहा हूँ आपके पास, जुड़ रहा हूँ। इनके आपसी भाइयों का मसला तो सुन ले पहले। ये तो एक ही लोग हैं, एक ही परिवार के लोग हैं। आपस में जब इस तरह की बातें करते हैं, समय बदलते ही बदल जाते हैं, तो लोग भी सुनते हैं, लोग समझते हैं। चौधरी साहब, डहीनवाल साहब, ऐसा नहीं है, लोग सब समझते हैं। लोगों को आप अपने हिसाब से जब ज़रूरत पड़े गठबंधन कर लें, जब ज़रूरत पड़े पार्टी तोड़ दें, जब ज़रूरत पड़े पार्टी बना लें, इस तरह की चीज़ें लोगों को समझ में आती हैं। डुल साहब, एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, वत्स साहब आपके पास आऊँ, कि ये जो आप लोग, हाँ वत्स साहब बोल रहे थे, रजवन डहीवाल अभी बकाया है, वो तो उनके वो तो वत्स साहब बोल रहे थे, कांग्रेस के प्रवक्ता बोल गए। मेरे तो आरोप रखे रह गए। चलिए आप आरोप लगा दीजिए, रखिए मत, लगा दीजिए। इसीलिए नहीं, आरोप लगाने की बात नहीं है, आरोप लगाने की बात नहीं। आरोप तो सारे इन्होंने अपने सर ले रखे हैं और ये स्वीकार भी करते हैं। किस प्रकार से 4,000 करोड़ के कोयला चोर को इन्होंने वहां पर वोट टिकट देकर उन्होंने सांसद बनाने की बात कह रहे हैं, अब उसके लिए वोट मांग रहे हैं। ये भ्रष्टाचारी नहीं तो और क्या है? किसी भी एक भी विभाग में अगर ये कह दे कि यहाँ पर हमारा इस विभाग हमारा सही चल रहा है, अगर हम नगर निगम की बात करें, नगर पालिका की बात करें, नगर परिषद की बात करें, सहकारिता विभाग की बात करें, रजिस्ट्री के घोटाले की बात करें, चावल घोटाला, धान घोटाला, इनका ये घोटाले ही तो चल रहे हैं, शराब घोटाला, ये घोटालों की तो सरकार थी। भाई जी
ये रजमन डाइनवाल बोल रहा है जी, कृष्ण जी अरे यार चुप, छाछ तो बोले छालनी भी के बोले और छाछ की बात डुल साहब जवाब तो बनता है, डुल साहब जवाब तो बनता है, वो 10 साल नहीं की जवाब तो घोटाले बनता है, हैं। सवाल उठाया है, जवाब दीजिए ना। घोटाले हुए कि नहीं हुए? नहीं हुए, घोटाले कहाँ से हुए? कौन कह रहा है? तुम्हारे अगर कल्पना घोटाले ही नहीं हुए घोटाले। तो एसआईटी और एसईटी क्यों बनाई आपने? और क्यों आपने उनकी रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया? जब कितनी बार विधानसभा में ये मामला उठा और उसके बाद आप कैसे शर्मसार बातें कर रहे हो? मोर देता हूँ, सहकारिता विभाग में 100 करोड़ घोटाले का, 100 एसवाईएल करोड़ लड़ का गए थे, घोटाला हुआ सड़क था। खोद के उल्टे आ गए। रुक जाओ 1% वोट नहीं सोलंकी जी, आप इन सिर पे बिठाए रहते हो। बात करो कांग्रेस की और बीजेपी की, ना जेजेपी का पल्ले कुछ है ना भाई साहब। आइए जल्दी से मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे, जमाने सब कराएंगे। कैसी बातें करते हैं आप? सीनियर आदमी हैं। जेजेपी के पल्ले कुछ नहीं है, आपकी सरकार चलाई है 4.5 साल, आप कह रहे हैं जेजेपी के पल्ले कुछ नहीं है। डुल साहब, डुल साहब लेकिन ये जवाब तो दे दीजिए इस बात का, डाइनवाल जी का, ये कि जो औरों का भ्रष्टाचार है वो भ्रष्टाचार है, जो आपके यहाँ होता है वो भ्रष्टाचार नहीं। नहीं, शेयर नहीं करने के, जिनके साथ आपने 4.5 साल सरकार चलाई थी वो क्या बताओ पहले आप उनसे भी नहीं, आप पूछूंगा, उनकी पहले आप बताओ ना, अपनी बताओ। उनके साथ क्या करने गए थे? अपनी जिनके साथ बताओ ना। 4.5 देखो साल अपना सरकार बनाई थी, अपना गिरेबान तो उनका दिखता नहीं, नहीं। अपनी आपकी तो यही तो आदत है कि बोला आप जो करे वो सारा अच्छा है। बने रहिए, बने भाई, रहिए, देश बने के रहिए, हम लोग चर्चा चुनावी जारी मामले रखेंगे, में जारी रखेंगे। डुल साहब आपके पास भी आऊंगा, सारिका वर्मा जी आपके पास भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले